हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस। थिंक बिफोर यू लर्न। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपने खाना डाइजेस्ट किया है, वो खाना जो आपका स्टोर हो गया था, उससे आप कैसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन को शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। पहला तो होता है रेस्पिरेशन and the second one is breathing। तो पहले ब्रीदिंग, दोनों सेम फिनोमिनास नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनहेल एयर विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करते हैं, एयर विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ये इनहेल और एक्सहेल करने का जो काम है, इसी को बोला जाता है ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, जो आपने C6, S12 और 6 की फॉर्म में खाना क्या है, स्टोर किया है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवाना, ब्रेक डाउन करवाना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होगा और ये क्या बनाएगा, CO2, H2O और साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड ब्रीदिंग क्या है, आपका जो एयर है, फॉल गैसेस, ये वाली जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है CO2 का, उसे फॉल गैस बोला जाता है, और इसको प्योर गैस। तो फॉल गैस का आपका एक्सहेल करवाना, और एयर वाली जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ऑक्सीजन का, उसे इनहेल करना, इसे बोला जाता है ब्रीदिंग। तो देखिए, रिस्पायर का मतलब होता है ब्रीथ करना। ये एक मल्टी स्टेप आपका प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो आपका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है किसका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और आपको क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो ये एनर्जी कैसी, ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है कैटाबॉलिक। ये प्रोसेस है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक समझो क्या होता है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ऐसा एक प्रोसेस जिसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवानी पड़ती, लेकिन एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट की तरफ आपको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। ये देखिए, इनिशियली आप कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, लेकिन एज अ प्रोडक्ट आपको एनर्जी मिल रही है। तो इसी को कैटाबॉलिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है, देखिए क्या किया था हमने, जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस से क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। जो एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज दैट इज C6, S12 और 6। ये हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हेट्रोट्रोपिक हैं नेचर में, तो हमने क्या किया, ऑटोट्रोपिक, जिन्होंने अपना खाना खुद बनाया था, उनसे क्या कर लिया, ये ले लिया। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन करवाने के लिए क्या कर लिया था, यहाँ से इसको सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स से क्या करवा दिया था, डाइजेशन करवा दिया था। वो हम लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो ग्लूकोज हमें मिला है, ग्लूकोज जो हमने स्टोर कर लिया है डाइजेशन के बाद, ये एनर्जी थोड़ी है, इससे एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको इसका क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन करवाना। तो ग्लूकोज के ऊपर, ये ग्लूकोज के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इसी को बोला जाएगा यहाँ पे सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर चीजें एक्ट करती हैं, रिएक्शन करती हैं। यहाँ पे ग्लूकोज के ऊपर आपका ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, इसी को क्या बोला गया है, सबस्ट्रेट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, CO2, H2O और आपको क्या मिल गई, ATP, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ ATP मिला है। तो ये कैसा है, आपका एक्सोथर्मिक मोड ऑफ रिएक्शन। ये ग्लूकोज जो है कैसे कैसे स्टोर होता है, जो प्लांट्स हैं उनमें तो स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स जो है उनमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होता है। एनर्जी लिबरेटेड, जिसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है वो किस फॉर्म में निकलती है, ATP की फॉर्म में। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी। आगे चलते हैं। ये देखिए सेम रिएक्शन, बस इसमें क्या दिखाया गया है, इस रिएक्शन में ये बताया है, जो ATP जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई थी, वो अमाउंट भी दिया गया है यहाँ पे, कितना, 38 ATP या फिर 686 किलो कैलोरी के वो बराबर रिलीज होती है। जैसे कि
इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है बैटरी के अंदर। इन द सेम मैनर हमारा जो बॉडी है उसमें एटीपी को यूज किया जाता है। किस लिए? आपकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बायोसिंथेसिस में, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या तो फिर कोई आपकी जो सेल है उसकी वर्किंग को मेंटेन करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इस एनर्जी को यूज किया जाता है। तो ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है? जब एनर्जी अवेलेबल होती है तो एडीपी है ना, एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट, और एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो पहले जब एनर्जी अवेलेबल होती है ब्रेक डाउन होने के बाद, तो एडीपी क्या करता है? फॉस्फोरस के साथ मिलके क्या बना देता है? एटीपी। जब एटीपी बना दिया तो ये क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब एनर्जी की जब कमी हो रही है तो क्या करेगा? फॉस्फोरस इससे बाहर निकल जाएगा और अगेन आपको क्या मिल जाएगी? एटीपी। इससे फिर आपको एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। जैसे ये एटीपी अलग निकल जाएगा तो आपका एनर्जी आपको मिल जाएगी जिसको फर्दर यूज किया जाएगा। देखिए यही लिखा हुआ है, एनर्जी करेंसी है। जब एनर्जी अवेलेबल होगी तो क्या होगा? जब एनर्जी अवेलेबल है तो एडीपी जब एनर्जी अवेलेबल है तो एडीपी फॉस्फोरस के साथ मिलके और एनर्जी यूज करके क्या बना देगा? एटीपी। लेकिन जब एटीपी का फिर से ब्रेक डाउन होएगा तो क्या बन जाएगा? एडीपी प्लस फॉस्फोरस, और क्या लिबरेट होएगी? एनर्जी, और इसी एनर्जी को फर्दर यूज किया जाएगा। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन किसका? ग्लूकोज का। तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे कैसे अवेलेबल होगी? 4 स्टेप से। जो रेस्पिरेशन होता है, ये जो आपकी एनर्जी बनती है वो कहाँ जाके बनती है? सेल के पास। तो हमारे एटमॉस्फेयर से, या फिर क्या बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट से सेल तक जो एनर्जी जाएगी, इन स्टेप्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो आपकी एनवायरनमेंट से और सेल तक एनर्जी जाने का जो प्रोसेस है उसको पढ़ने वाले हैं। कितने स्टेप में होता है? तो स्टेप नंबर 1 जो होता है वो होता है हमारा ब्रीदिंग में क्या होता है? हम फॉल गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसे तो कर देते हैं एक्सेल, और एक ऐसी गैसेस जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उन्हें क्या करते हैं? इनहेल, क्योंकि हमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए था। आगे चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? अब जो आपकी ब्रीदिंग से एयर अंदर आई है उसको कहाँ तक पहुंचाना है? आपको एक सरफेस के पास पहुंचाना है जहां से उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम करते हैं जो ऑक्सीजन है उसको सरफेस पे, जो ऑक्सीजन है उसका रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वहां पे एक्सचेंज करवाते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस पे क्या करवाते हैं? एक्सचेंज करवाते हैं। इसे बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन सरफेस आ गई, मतलब क्या आ गया? आपका ऑर्गन आ गया या फिर आपका टिश्यू आ गया, कोई भी, वहां से किसी सेल तक ले जाना उस एनर्जी को, ऑर्गन या टिश्यू से सेल तक लेके जाना, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। द फोर्थ वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। वो जो आपका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन जो होना है C6H12O6 प्लस में O2, ये कौन करता है? आपका इंडिविजुअल सेल करता है, और क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। तो सेल तक इस एनर्जी को ले जाने में जो लास्ट स्टेप है इसी को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, ब्रीदिंग इज द ब्रिंगिंग ऑफ ऑक्सीजन विद रिच ऑफ फ्रेश एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी एंड रैंकिंग ऑफ द फॉल गैसेज। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा? एक्सचेंज होगा रेस्पिरेटरी आपकी सरफेस के ऊपर। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? एक्सचेंज होगा टिश्यू लेवल पे और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे? सरफेस पे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्चुअल साइड जहाँ पे ब्रेकडाउन होना है सेल के पास, वहां तक जो आपकी ऑक्सीजन है उसे पहुंचा दिया जाता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल क्या क्या फर्क है? इट अकर्स द रेस्पिरेटरी सरफेस, और ये होता है टिश्यू के अंदर। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर, और इसमें ब्लड और सेल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू सेल रेस्पिरेशन, और ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन से कनेक्ट है। आगे देखिए रेस्पिरेटरी गैसेस। देखो हम क्या करते हैं? O2 को इनहेल करते हैं, मतलब एयर को
जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और एक ऐसी एयर जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो कैसी है, फॉल गैस है, उसे क्या करते हैं हम, एक्सहेल करते हैं। तो कौन सी गैसेस का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एयर विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब CO2 और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन इज गैस यूज इन दी ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन वाइल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रोडक्ट की तरह आती है और उसे हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। और एक और प्रोडक्ट आपका बनता है जो कि क्या है, वाटर है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज, क्या जो आपका रेस्पिरेशन है और जो फोटोसिंथेसिस है, क्या वो एक दूसरे से सिमिलर हैं या दोनों अलग अलग टर्म हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस, दैट इज CO2 H2O HMU, दैट इज सनलाइट, एंड क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल। क्या बनता है आपका, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस में H2O, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। इसमें से हमारे यहाँ पे आएगा O2, ऑक्सीजन यहाँ पे बन गया। इसी ऑक्सीजन को ह्यूमंस या फिर एनिमल्स बोल सकते हैं, किस में यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में कैसे यूज कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करवाने के लिए, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के लिए। कैसे, जो आपका C6H12O6 जो ये बनाया है यहाँ पे ये, और फिर क्या है, जो ऑक्सीजन है इसको यूज किया जाता है किस लिए, ATP बनाने के लिए, CO2 बनाने के लिए, और साथ में इसमें क्या बनता है, फिर साथ में इससे बनता है हमारा वाटर, ये बनता है। ATP को यूज कर लेते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे क्या कर देते हैं, एक्सहेल। जैसा कि ये क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे कौन यूज करेंगे, प्लांट्स, या फिर से फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे कौन यूज कर रहे हैं, ह्यूमंस, कहाँ पे, रेस्पिरेशन में। तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ये उसी का डायग्राम है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकला है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो यूज होगा कहाँ पे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया जाएगा। यहाँ पे जो CO2 बना है वो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाएगा। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट। ये देखिए 6CO2 आपका H2O, सनलाइट और ये सब चीजें बनी, ये आपका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन में क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, और आपकी क्या बना दी जाएगी, एनर्जी बना दी जाएगी। यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो यहाँ के लिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो यहाँ के लिए नेसेसरी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। बस आपको याद रखना पड़ता है 686 किलो कैलोरी इतने एनर्जी रिलीज किया जाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस है, देखिए फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वाटर, CO2, HMU, दैट इज सनलाइट, क्योंकि इसके पास भी क्या है, सेल्स हैं, वो क्या कर रही होंगी, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऐसा आपका प्रोसेस दिखाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा आपका प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। सही है यहाँ तक। अब अगर डे टाइम की अगर बात करें, और यहाँ पे नाइट, अगर नाइट की बात करें तो सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन नहीं बन रही। तो रात के टाइम में बस नेट क्या बन रही होगी यहाँ पे, CO2, जो कि किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे रेस्पिरेशन का। दूसरी तरफ डे की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और साथ के साथ क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बहुत ही क्या है, कम है एज कंपेयर टू आपका फोटोसिंथेसिस। जो नेट आपका निकल के आएगा वो ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो डे टाइम में जो प्लांट्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, और जो आपके नाइट वाला टाइम होगा जहां पे फोटोसिंथेसिस बंद होगा तो नेट आपको क्या मिलेगा, CO2, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन हर टाइम चल रहा होता है। यही दिखा रहा है
ड्यूरिंग द डे टाइम देर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नेट रिलीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेल रेस्पिरेशन कंटिन्यू इन द सेल एट द टाइम इवन इन द फोटोसिंथेटिक सेल। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेटिक और एनाबॉलिक, ये हमने देख ही लिया। आगे देखिए एनाबॉलिक है, एनाबॉलिक मतलब इसमें हमें एच म्यू की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक है, ये देखिए ये कैटाबॉलिक है मतलब एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिल रही होती है। ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ से लाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। यहाँ केमिकल एनर्जी को किसी भी फॉर्म में जो कि हमारी क्या है एटीपी, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि हमारी यूजेबल है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग। टाइमिंग क्या है, ये दिन में होता है, ये सारा टाइम चलता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑल ओवर द डे चलता रहता है, क्योंकि कभी भी आपका जो एनर्जी है वो रिलीज होना बंद नहीं होता, इसीलिए सेल आपके सारा दिन काम करते रहते हैं। ये जो है ग्रीन सेल्स में होता है, ये पूरे पार्ट में जितने भी लिविंग्स है सारे के सारे में होता है। ये ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं। ये सब चीजें हैं। आगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन इसको कहते हैं। 686 किलो कैलोरी ये आपका रिलीज करता है, और कहाँ कहाँ होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, और कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में भी ये होता है। अब सबसे पहले प्लांट से शुरू करते हैं। प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन वो आएगा कहाँ से। अब देखिए ये जो है एक सेल है, सेल के ऊपर ये रूट होती हैं, क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। अब ये सोयल के कांटेक्ट में है, सोयल का फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज डायग्राम मतलब ये कैसा दिखता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये इसका फेज डायग्राम है, ये इसका फेज डायग्राम है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल होगी कुछ हद तक, क्योंकि जो सोयल है उसे मॉइस्ट दिखा रहे हैं, तो वाटर भी होगा, और ये दिखा रहे हैं ग्रीन से, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एयर, इसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ, एनिमल सेल, ये है आपका एनिमल सेल और ये है आपका प्लांट सेल। दोनों में एक डिफरेंस होता है क्या मेन, कि जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है मतलब जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है, और इनके अंदर एनिमल्स के अंदर जो स्पेस है वो कम होता है ना। ये अप्रोक्स 10% के होता है, और इसमें यहाँ पे 90% जो है वैक्यूल्स होते हैं, खाली स्पेस इतना होता है। तो क्योंकि ये क्या है एक प्लांट सेल है तो इसमें वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स मतलब खाली जगह, जो कि मैंने दिखाया है। और खाली जगह में क्या क्या है, आपका एयर प्रेजेंट है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये किसका है, वाटर का प्रेजेंट है। जो खाली जगह होती है उन्हीं को बोला जाता है वॉइड्स, क्योंकि इसमें एयर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गए, एयर वॉइड्स। तो क्या करते हैं, जो आपकी रूट्स होती हैं वो जो वॉइड्स है यहाँ पे जो अवेलेबल हैं उनसे डायरेक्ट टच करके यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करती है, यहाँ से निकालती है। रेस्पिरेशन के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये जो एयर के टच में ये है, यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ से डिफ्यूजन के द्वारा निकाल लेती है। ये तो चल गया, लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है, आप ना एक्सेस वाटर हो जाता है ना। मार्शी एरिया देखा आपने, मार्शी एरिया, दलदली जिसको इलाका बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके ये वॉइड्स हैं वहाँ पे एयर के वॉइड्स ना होके सारे के सारे वॉइड्स जो फिल हो जाते हैं, किस हो जाते हैं, वाटर से। तो जहाँ जहाँ पे एयर थी अब वहाँ पे क्या आ चुका है, वाटर आ चुका है। तो आपके एयर वॉइड्स खत्म हो चुके हैं, वाटर का जो परसेंटेज है, वाटर के जो वॉइड्स है वो 100% हो चुके हैं। मतलब जितना भी वॉइड्स थे, जो खाली स्पेस था, वहाँ पे पूरे पे वाटर आ चुका है। अब यहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है, एयर अवेलेबल है तो डिफ्यूजन से कोई भी ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगा, और कोई भी ऑक्सीजन एंटर अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होना था वो नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जो आपका जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, जो प्लांट है ऐसे करके, जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, और इसी वजह से जो आपका प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब ये जो हमने देखा था, ये जो प्रोसेस है, जो ऑक्सीजन को लेकर रेस्पिरेशन करने का जो प्रोसेस है वो किन किन के द्वारा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यंग रूट्स,
यंग रूट्स में क्या होता है, सॉइल इंटरस्पेस जो होता है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जिनको वॉइड्स बोलते हैं, उसमें हेयर, ये जो हेयर्स के तरह के जो ये एपिबैलम जो होता है, ये रहा आपका एपिबैलम होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, इनके थ्रू क्या होता है, कांटेक्ट में आती हैं सॉइल के, और सॉइल से डिफ्यूजन के द्वारा अपना जो ये आपका एक्सचेंज का जो काम है, ये आपका 3 चीज के द्वारा किया जाता है। द वन इज यंग रूट्स, सेकेंड वन इज ओल्ड रूट्स, और द थर्ड वन इज लीव्स। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले यंग रूट्स को देखते हैं। यंग रूट्स क्या हैं, जो आपके यंग रूट्स हैं वो क्या करते हैं, जो इंटरस्पेस हैं उनके ऊपर एयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एपिबैलम। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, एपिबैलम। ये क्या करती है, डायरेक्ट टच में आती है किसके, सॉइल के, और वहां से क्या करती हैं, जो आपके सेल थे उन्होंने एज अ वेस्ट प्रोडक्ट CO2 बनाया था, उससे डिफ्यूज कर देगी, उसे क्या कर देगी, उसका डिफ्यूजन कर देगी, उसे बाहर निकाल देगी, और वहां से क्या करेगी, ऑक्सीजन को अंदर लेगी, जो कि किसके लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन है, मैंने बताया, जब वहां पे आपका वाटर लॉग कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपका वेदर हो जाएगा, वेदर मतलब ड्राई हो जाएगा आपका प्लांट। ओल्डर रूट्स में क्या होता है, जो आपकी सेमी परमिएबल जो लेयर है ना, इसमें पहले वाले केस में जो आपकी सेमी परमिएबल लेयर थी यहाँ पे सेल के ऊपर, अब वो कैसी हो चुकी है, वो इम्परमिएबल हो गई है, इम्परमिएबल, क्योंकि जो आपका प्लांट है उसका जो सेल है वो मैच्योर हो चुका है, मैच्योर हो गया है, तो परमेबिलिटी क्या हो गई है, उसकी डिक्रीज कर गई है। तो उसके लिए क्या होता है आपका लेंटिसेल, यहाँ पे एक सेल के बीच में ऐसे होल्स या फिर स्पेस आपका रहा होता है, स्पेस प्रोवाइड होता है, किसमें, आपके मैच्योर सेल के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लेंटिसेल उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। अगर ये लूजली पैक्ड है तो इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ से एयर का डिफ्यूजन या फिर एक्सचेंज किया जा सकता है, और यहीं से होता है। दे हैव permanently open pores, that is lenticels contains loosely arranged cell, और जहां से क्या होता है, डिफ्यूजन किया जाता है। अब अगर बात करें अपन लीव्स या फिर आपकी यंग स्टेम्स की, आपको पता है जो आपके लीव्स होते हैं उसकी जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो होती है आपकी नॉन परमिएबल क्या होता है, जो अपने अंदर से किसी भी आपके सब्सटेंस है उसको पास ना होने दे, उसे बोला जाता है नॉन परमिएबल। तो क्या होता है, अब सब्सटेंस स्किन से या फिर लेयर से पास तो नहीं हो रहा, तो पार कहाँ से होता है, इसके ऊपर ना ऐसे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यहाँ से क्या किया जाता है, डिफ्यूजन मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो अंदर आएगी, CO2 क्या करेगी, बाहर जाएगी। आगे, लीव्स, यंग स्टेम्स आर आइडियली सिचुएटेड एट क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। ओके, द ऑर्गन्स हैव कवरिंग ऑफ नियरली इम्परमिएबल एयर, एपिडर्मस होते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटास होते हैं जो। अब इन मोस्ट प्लांट्स द गार्ड सेल आर किडनी बीन शेप्ड, इनर वॉल बीइंग थिक एंड इलास्टिक ऑफ द आउटर सेल। होता क्या है, ये जो क्या होगा, ये देखो, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। होगा क्या, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज परफॉर्म्ड बाय गार्ड सेल, कंट्रोल्ड बाय, यू कैन से, गार्ड सेल। कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। कैसे, देखिए, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ये इसका है क्लोरोप्लास्ट, ये है यहाँ पे वैक्यूल, ये वाला पोर्शन को बोला गया है आपका, ये वाले को बोला गया है आपका गार्ड सेल, जो हमें पढ़ना है। और ये जो बाहर वाली लेयर है इसका सबको पता है, ये होती है आपकी सेल वॉल। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। हुआ क्या, है ना, जो आपके गार्ड सेल है वर्किंग कैसे करता है, होता क्या है, जो आपका गार्ड सेल है वो क्या करता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक मैकेनिज्म है, इसमें क्या करता है, ये K+ आयंस को अपने आसपास के, जो अपने आसपास के सेल्स होंगे वहां से K+ आयंस को क्या कर देता है, K+ आयन को अपने अंदर इंक्रीज कर लेता है। जैसे ही K+ आयंस इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं
तो साइड वाले सेल में जो वाटर होगा वो भी विड्रॉ होकर इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही विड्रॉ, ये देखिए अगर पास में आपके यहाँ पे कोई सेल है या फिर ये देखिए सेल्स हैं जो ऐसे करके दिखा देते हैं, ये जो सेल है इनके पास क्या होगा, K+ आयंस भी होंगे और साथ में क्या होगा, वाटर भी होगा। लेकिन जो आपका गार्ड सेल है वो क्या करेगा, इन सेल से K+ आयंस को क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। जैसे ही K+ आयन को बाहर निकालेगा तो इसके पास आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म से क्या करेगा, पानी भी सारा का सारा साइड वाले सेल से निकल के इसके अंदर चला जाएगा। जैसे इसके अंदर पानी एंटर कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, मतलब अपना क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा तो टर्जिड हो जाएगा। ये आपका जो स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा है, क्योंकि इसने अपना साइज क्या कर दिया, इंक्रीज, ये टर्जिड हो गया। टर्जिड होने की वजह से जो आपका स्टोमेटा था वो खुल गया है। ये क्या है, ये वाला जो है स्टोमेटा आपका खुल गया है, इसी को बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। अब जैसे ये खुलेगा तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन भी होगा और दूसरा क्या होगा, वाटर इवेपोरेट भी होगा, वाटर इवेपोरेट होना फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन होगा, यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा। लेकिन जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, ओवर द डे ट्रांसपिरेशन चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। जैसे ही पानी की कमी हो जाएगी ये K+ आयन को क्या कर देगा, दोबारा से सराउंडिंग वाले सेल के अंदर भेज देगा। जैसे ही K+ आयन इससे बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये वाटर भी इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा तो इनिशियल इसी पोजीशन में ये आ जाएगा। इसी को बोला जाता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए एक और चीज, ये जो मैकेनिज्म है कहाँ चल रहा था, लीफ के अंदर चल रहा था, क्योंकि यहां से जो आपका गार्ड सेल था, बीन शेप, ये आपका गार्ड सेल है, इसने क्या किया, सराउंडिंग वाले से अपना K+ आयंस और वाटर को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। स्टोमेटा ओपन हुआ तो यहाँ से जो वाटर इवेपोरेट हुआ है तो ये क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। सही बात है, यहाँ तक चीजें सही हैं, ट्रांसपिरेशन हुआ। अगर यहाँ पे क्या ट्रांसपिरेशन हुआ तो एक ऐसा यहाँ पे सक्शन जैसा आपका एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, सक्शन जैसा जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। वो क्रिएट होने की वजह से तो नीचे से फोर्स लगेगा, जो आपकी कैपिलरीज हैं, ये आपके जो कैपिलरीज हैं, जो आपका जाइलम है जो वाटर लेने का काम करता है, तो यहाँ पे सक्शन को फील करेगा। तो ये जो आपकी रूट्स हैं यहाँ से भी ऐसे करके फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वाटर कहाँ शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। इस मैकेनिज्म से ही वाटर जो है आपका लीव्स तक पहुंचता है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे अब जोड़ के चीजों को पढ़ो ताकि चीजें याद रहें। जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा था वो क्यों था, क्योंकि आप जब यहाँ पे स्टोमेटा ओपन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका सक्शन जैसा एरियल क्रिएट हो जाएगा। एरिया जैसे सक्शन वाला क्रिएट हुआ तो नीचे से फोर्स लगना शुरू होगा और वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। आगे ब्रीदिंग क्या था, ब्रीदिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रीदिंग क्या है, आपका इनहेल करना विद एयर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल करना कॉल गैस मतलब एयर विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्रीदिंग बोलते हैं। अब ये होता किसके सरफेस से है, ये लंग्स से, और जो आपकी फिश है वो गिल से करती हैं, अर्थवर्म जो है अपना स्किन से करेगा, और इंसेक्ट जो है वो ट्रेकिया से करेंगे। अब ये आपका कैसे होगा, लार्जर सरफेस है ना, इसके लिए क्या चाहिए, आपके ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करवाना। तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपका, लार्जर सरफेस एरिया। फिर जो लार्जर रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज आइदर कंटेक्ट विद एनवायरनमेंट और डायरेक्टली जहां से भी उसे रिसीव करना है। आगे परमिएबल। अब जो आपके देखो कहाँ से चीजें एक्सचेंज की जाती हैं वो होता है हमारा एल्वोली होता है। वहां अगर यहाँ से चीजें क्या करनी है, एक्सचेंज करनी है, मतलब क्या होना है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन अगर होना है
तो ये जो आपकी जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये कैसी होनी चाहिए? हाईली परमेबल। हाईली परमेबल, अगर हाईली परमेबल होगी तभी तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी, CO2 क्या करेगी? बाहर निकलेगा। इसी को तो क्या बोला है? डिफ्यूजन बोला है। तो जो परमेबल है, जो लेयर है आपका, वो कैसा होना चाहिए? परमेबल। अबंडेंट बॉडी सप्लाई, अगर एक बात बताओ, यहाँ पे एक ये है आपका कैपिलरी, जिसमें 3 ही आपकी जो ऐसी साइट्स हैं जहां से ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है। लेकिन ये अदर एंड, ये आपका एक और यहाँ पे एवली है जहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज हैं। बहुत सारी कैपिलरीज हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर पाएंगी? एब्जॉर्ब कर पाएंगी। कम है तो कम को एब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो जो ब्लड सप्लाई है आपका, वो कैसा होना चाहिए? अबंडेंट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो कैपिलरीज हैं, एक काम तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन को यहाँ से लेके जाने का काम करती है। दूसरा क्या काम करती है? ये सरफेस को कैसा करती हैं? मॉइस्चर रखती हैं। और एक मैकेनिज्म जो डिफ्यूजन का है, जल्दी जल्दी एयर के अंदर से ऑक्सीजन, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाली एयर को सेल तक पहुंचाना और वापस CO2 लेके आने का काम ये करते हैं। आगे चलते हैं एडिटिव स्ट्रक्चर्स, और क्या क्या चीजें जो यूज होती हैं? डायफ्राम, मसल्स, रिबकेज, नसल चैम्बर, और भी बहुत सारे आपके क्या हैं? अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ब्रीदिंग और एस्पिरेशन में आप पहले से ही फर्क देख चुके हैं। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? एयर को इनहेल करना, एक्सहेल करना। तो ये इसमें एनर्जी यूज हो रही है, क्योंकि जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो एनर्जी आपकी क्या हो रही है? कंज्यूम कर रही है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और एयर को, फ्रेश एयर को इनहेल करना और कोल गैस को बाहर निकालना, यही क्या है? आपका ब्रीदिंग। इसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है। अब दूसरा देखते हैं, ये रेस्पिरेशन क्या था? ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यही है। आगे ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होएगी और इसमें एनर्जी यूज की जा रही है। ये सब इसके आपके यूजेस हैं, और भी बहुत इजी हैं ये। रेस्पिरेशन इज इंट्रासेलुलर, ये बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी है। मोड ऑफ ब्रीदिंग इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है, अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या होगा? सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। इन्वॉल्वमेंट देखिए, फ्यू ऑर्गन्स इन्वॉल्व करते हैं इसमें, लेकिन मैंने क्या बताया था? जो आपका मेन जो साइट है वो ब्रेकडाउन का कहाँ है? सेल है। एक इंडिपेंडेंट सेल को अपने लिए एनर्जी बनानी होती है, तो हर एक सेल इसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसमें ऑर्गन्स तक ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब प्लांट्स का देख लिया, अब एनिमल्स का देखते हैं। एनिमल्स में कैसे एक्सचेंज किया जाता है? सबसे पहले जो सेल सरफेस एक्सचेंज कैसे होता है? गैसेस अकर्स बिटवीन सेल सरफेस एंड सराउंडिंग मीडियम, प्रोटोजोन और प्रोटिस्ट। अमीबा में, अब देखो, जो अमीबा है इसके पास क्या है? इसका साइज छोटा है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके क्या करता है? आपका डिफ्यूजन करता है। दूसरा है आपका कि इनमें जो होता है आपका, इनकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो डायरेक्टली इसी से पूरी हो सकती है, क्योंकि इनका साइज क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल है। लेकिन जो फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो एब्सेंट होता है। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कहाँ से? लंग्स से लेकर टो तक जाने में जो आपका ड्यूरेशन लगेगा, डिफ्यूजन ऑफ मैकेनिज्म लंग्स टू टो इज 3 इयर्स। कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? 3 इयर्स लग रहा है एक बारी में, एक सर्कल के लिए। लंग से कहाँ तक जाना है आपको? अगर टो तक जाना है तो 3 साल लग रहे हैं। तो अकेले डिफ्यूजन से हमारा जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है। इसीलिए हम एक अदर मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी बाय लंग्स के साथ साथ एक आपका कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारा क्या है? ब्लड है, वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। इन मल्टीसेलुलर ब्लड इज परफॉर्म दैट फंक्शन। किस में? अर्थवर्म्स में, फिशेस में, हायर एनिमल जो भी हैं उनमें सब में यही परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले गिल रेस्पिरेशन, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है, इनको भी चाहिए क्या? ऑक्सीजन। किसके लिए? रेस्पिरेशन के। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन की खास बात है, ये हाईली डिजोल्ड है वाटर के अंदर।
अगर हम बात करें, कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए दो चीज़ों को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये वाला हमारा जो है वाटर के अंदर का कंसंट्रेशन है और ये एनवायरनमेंट के अंदर का कंसंट्रेशन है। फिलहाल हम ऑक्सीजन की बात करें तो बस इसी को देख रहे हैं। ऑक्सीजन का जो एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन है वो है 21%, लेकिन अदर एंड अगर हम वाटर के अंदर कंसंट्रेशन देखें तो कितना है, 33%। मतलब क्या है, जो आपका ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर हाईली क्या है, डिसोल्वेबल है, मतलब सोल्यूबल है। तो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसोल्व होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन। डिसोल्व्ड ऑक्सीजन मतलब घुली हुई ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ये आपका पूरा कंसेप्ट है। अब रेस्पिरेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, जो आपका वाटर है, वाटर के अंदर मिक्स है ऑक्सीजन जिसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोला गया है, वो वाटर उसके माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा, उसके अंदर एंटर कर जाएगा। उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, फिल्टर बाय द रैंकर्स। ये जो है ये रैंकर इससे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद वो कहाँ जाएगा, अंदर पास कर जाएगा एक ऐसे जगह पे जहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज में क्या होगा, जो ब्लड है उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। एक ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है उसे बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजन को ब्लड को देने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्स हो जाएगी वाटर के अंदर और अगेन माउथ से बाहर निकाल दी जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है। आगे चलते हैं, गैसियस एक्सचेंज थ्रू लंग्स। जो ह्यूमंस हैं वो लंग्स के थ्रू, जो हम लोग लंग्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। ऐसा रेस्पिरेशन जो विद द हेल्प ऑफ लंग्स किया जाए। जितने भी वर्टिब्रेटियाई हैं, इवन दोज हु आर बिकम सेकेंडरीली एक्वेटिक। सेकेंडरी एक्वेटिक क्या हुआ, सेकेंडरी एक्वेटिक का मतलब वो क्या करते हैं, लैंड पे तो सर्वाइव करते ही हैं, साथ के साथ वाटर के अंदर, मतलब एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल वाले भी प्रॉपर्टीज अपनी रखते हैं, उन्हें बोला जाता है सेकेंड्रियल। जैसे कि ये क्या है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। लंग्स हैज अ न्यूमरस क्या है, एल्वोली। हमने यही तो देखा था, जो लंग्स हैं उनके पास क्या होती हैं, एल्वोली होती हैं। ये वो वाला साइट है जहां पे एक्चुअल में एक्सचेंज होता है आपका गैस का। आगे, ऑक्सीजन ऑफ इनहेल एयर डिफ्यूजन टू ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या क्या कंसिस्ट करेगा, आपका ट्रैक्ट, पेयर ऑफ लंग्स, फ्रॉक्स, रिबकेज, डायफ्राम और मसल्स। ये सब चीजों का क्या होगा, आपका इन्वॉल्वमेंट होगा किसमें, रेस्पिरेशन में। ये देखिए, सबसे पहले जो आपका एयर है वो एंटर करेगा थ्रू नसल पैसेज, यहां से। अब जो आपका ये है नसल पैसेज, इसके अंदर क्या है, हेयर्स हैं जो क्या करेंगे, जो आपका फिल्टर करने का काम करेंगे। जो एयर है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करेंगे। इसके अंदर आपकी म्यूकस है जो क्या करेगी, इसको आपकी एलर्जी होने से बचाएगी, एलर्जी से। इसके अंदर आपके लाइजोसोम्स होंगे जो क्या काम करेंगे, एंटी माइक्रोबियल, मतलब जो बैक्टीरियाज अंदर घुस गए हैं थ्रू द एयर, उनको क्या करने का काम करेंगे, किल करने का काम करेंगे। ये सारा सीन चल रहा है कहाँ पे, आपका नसल पैसेज में। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जो एयर है वो एंटर करेगी आपकी यहाँ पे, ये वाले पोर्शन में। और यहाँ पे जो पोर्शन है ये देखिए, थ्रॉक्स इज द अपर राइट पार्ट, पहले थ्रॉक्स वाला पार्ट, ये वाला थ्रॉक्स वाला पार्ट है, ये आपके रिब्स हैं। लास्ट वाली जो रिब्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। यहाँ फ्रंट में एक आपकी बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम या फिर टाइबोन, इसको टाइबोन भी बोला जाता है, आगे ये जो आपका ये वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं क्या, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं आपका थ्रॉक्स पार्ट। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायफ्राम।
इसका भी जो फंक्शन है अभी बताते हैं क्या है इसमें फंक्शन, क्या कैसे कैसे काम करता है। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कि कैसे कैसे जो एयर है आपका नसल पैसेज या फिर एनवायरनमेंट से लेकर एलवली तक कैसे जाता है। इट इज द पासेज वेरी दैट कैरीज फ्रेश एयर एंड टेक आउट फोल गैस। ओके, इट हैज नंबर ऑफ कंपोनेंट। इसमें क्या क्या है, नसल कैविटीज है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियाई है, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एल्वोलिस मोलर। अब नॉस्ट्रिल, दे आर टू ओब्लिक ओपनिंग ओवर दी माउथ एंड बिलो अबव दी माउथ एट द टॉप ऑफ आवर नोज, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। आगे चलते हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है बाद में देखेंगे। आगे नसल कैविटी 2 चैम्बर्ड हैं, बकल कैविटी से ऊपर हैं, है ना। पेटेला एक जो वो है आपकी, ये इससे क्या करती है, ये इनको अलग अलग करती है। इनर पार्ट जो है ओलाफैक्ट्री एपिथेलियम होता है। इस एपिथेलियम का क्या काम है, ये एपिथेलियम जो आपका एयर है उसके आपके मॉइस्चर मेंटेन करती है, उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करती है। ऑल ओवर आप कह सकते हैं उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आपका जो बॉडी के अंदर एयर एंटर करने वाली है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। द साइड्स फ्लोर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज, द रीजन फंक्शन एज एयर कंडीशनर, हीट एक्सचेंज, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब काम। म्यूकस क्या और लाइसोसोम क्या काम करेंगे, एंटी माइक्रोबियल काम करेंगे। डस्ट पार्टिकल जो हेयर्स क्या हैं या फिर म्यूकस है वो क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेंगी। कैसे, जो म्यूकस है म्यूकस के ऊपर सीलियास प्रेजेंट, सीलिया क्या करेंगे, बीट करेंगे। सीलिया की जो बीटिंग है उससे क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। उस करंट को क्या करेंगी, जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और सारा का सारा डस्ट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद ओपनिंग ऑफ फीरिंग्स लेटर कैन बी क्लोज विद द हेल्प ऑफ प्यूला। जो आपकी फीरिंग्स है उसको क्लोज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्यूला। अब आपका फीरिंग्स आ गया, ये कॉमन पैसेज है, इसमें सांस भी यहीं से लिया जाएगा, खाना भी यहीं से जाएगा। ये वाला जो आपका पोर्शन होता है वो कैसा है, कॉमन पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे खाना भी यही है और आपका जो सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी यही है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा क्या, लेरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। अब ये जो आपका लेरिंग्स है ये नीचे जाके ना बड़े पार्ट में खुलता है, तो इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है यहाँ पे ओपनिंग पे यहाँ पे होता है आपका ग्लॉटिस। कौन देखता है, ग्लॉटिस। अब इसको नीचे खोलना है तो इसके ऊपर क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। वो इसे क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। अगर इसे कवर कर लेगी तो आपका फीरिंग्स वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो आपका मतलब जो फूड वाला पोर्शन है वो खुल जाएगा और फूड नीचे जाएगा जब ये वाला क्लोज हो जाएगा। जब एपिग्लॉटिस इसे ऐसे करके कवर कर लेगी तो जो दूसरा पोर्शन है वहां से फूड इजीली मूव कर सकता है। जब आप ड्यूरिंग स्वेलविंग कफ, जब आपका कफ आता है इसका मतलब क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस है उसने आपका जो ट्रैक्ट था, जो आपका लेरिंग्स वाला ट्रैक्ट था उसे कंप्लीटली कवर नहीं किया था। इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब जो वाइब्रेट करते हैं वो किसकी हेल्प से, लिप्स की हेल्प से और आपकी बकल कैविटी की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पोजीशन है लेरिंग्स का, जो आपका पोजीशन है लेरिंग्स का वो मेंस में बड़ा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, इसीलिए इजीली उसे देखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं एडम एप्पल, ये इजीली विजिबल रहता है, इसी को क्या बोला जाता है, एडम एप्पल। नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया, जिसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इट इज ए ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द लेरिंग्स, यहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है आपका, बेस ऑफ द लेरिंग्स एंड मिडल ऑफ द थ्रॉक्स के कहाँ तक जा रही है, मिडल तक जा रही है। ये वाली ट्रैकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 से सेंटीमीटर कितनी होती है, ब्रॉड होती है। सी शेप कार्टिलेज लगी होती है ऐसे करके, सी शेप की इसके ऊपर कार्टिलेज लगी होती हैं ताकि इधर से भी और इधर से भी अगर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। ये जो सी शेप की कार्टिलेज बोन से बनी है, ऐसा क्यों बनी है, अगर किसी भी साइड से अगर प्रेशर आ रहा है तो ये बोन उसे क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके और यहाँ से जो आपका ट्रैक्ट चल रहा है विंड का उसमें कोई भी कोलैप्स ना हो,
और कोई भी कोलैप्स नहीं हो, मतलब ऑल ओवर आपका जो रेस्पिरेशन का रेट जो है, रेस्पिरेशन जो चल रहा है उसमें कोई भी आपका दिक्कत ना आए, इसीलिए इसको आपका क्या करते हैं, दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं सी टाइप ऑफ आपके कार्टिलेज रिंग। आगे चलिए, जो फाइन डस्ट पार्टिकल हैं और माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, आपका जो एपिथेलियम है उन्हें क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है, और बीटिंग ऑफ सीलिया क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेती हैं और बाहर निकाल देती हैं। ब्रोंकियाई, नेक्स्ट पार्ट जो क्या होता है आपका ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई क्या होता है, अब जो ये सी कार्टिलेज आ रही थी, सी कार्टिलेज जो आ रही थी, ये देखिए सी कार्टिलेज जो आ रही थी ये फर्दर डिवाइड हो जाती है ऐसे करके, ऐसे करके ये डिवाइड हो रही है अंदर की तरफ। ये ऐसे अंदर की तरफ डिवाइड हो रही है, और किसके अंदर, हर एक के अंदर क्या होता है आपका लंग्स, पिंकिश ग्रे कलर का, इसी को क्या बोलते हैं, लंग्स। तो यही बता रहा है कि ना जो ट्रैकिया है डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। देयर इज ए शॉर्ट स्ट्रेट राइट ब्रोंकाई, ये जो राइट वाली है ये कैसी होती है आपकी, शॉर्ट होती है, जो लेफ्ट वाली है वो कैसी होती है आपकी, बिग होती है। अगेन ये क्या है, दोनों के दोनों शी शेप कार्टिलेज से क्या है, ये दोनों आपकी ऐसे करके प्रोटेक्टेड हैं, शी शेप से कार्टिलेज से क्या है, ये प्रोटेक्टेड हैं, ताकि कोई भी प्रेशर अगर यहाँ पे एग्जर्ट होता है तो इनमें कोई भी कोलैप्स नहीं आना चाहिए। इसी वजह से क्या होती हैं आपकी, सिक्योर होती हैं, सपोर्ट इनको मिलता है शी शेप की कार्टिलेज से। दे ऑल्सो लाइंड इंटरनली सिलिएटेड म्यूकस, अब इनके पास क्या है, अगेन म्यूकस भी है और क्या है, सिलियाज भी हैं। सिलिया की बीटिंग क्या ट्रैप करेगी, आपके डस्ट पार्टिकल को, और म्यूकस क्या करेगी, म्यूकस करेगी आपका इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएगी, मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगी, और एंटी माइक्रोबियल जो आपका प्रोसेस है वो भी कौन करेगी, आपकी म्यूकस करेगी। आगे फर्दर ये जो डिवाइड होती हैं ब्रोंकाइस में, इसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। सिंगल सिंगल जो फॉर्मेशन है इनको क्या बोलते हैं अपन, ब्रोंकाई। ब्रोंकाइस के अंदर कोई भी सपोर्टिंग कार्टिलेज नहीं होता। फाइनर्स जो डिवाइड होती हैं, जो सिंगल को उठाया गया है, इसी को बोलते हैं आपका क्या, एल्वोली, इसको बोला जाता है एल्वोली, और एल्वोलस बोला जाता है आपके प्लूरल फॉर्म्स में। दे पोजेस सेल विच सिक्रीट सरफेक्टेंट, क्या, सरफेक्टेंट, क्योंकि इनके पास कार्टिलेज बोन नहीं है, सी शेप की बोन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, सरफेक्टेंट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं। क्या, क्यों, क्योंकि जो सरफेक्टेंट होता है वो क्या, कोलैप्स नहीं होने देता, कोलैप्स होने से रोकता है, यही काम है किसका, सरफेक्टेंट का। ये आपका सरफेक्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है। एल्वोलीज आर पॉलीहाइड्रेंट्स, या फिर राउंड शेप का हो सकता है। अगर ये जो राउंड शेप का है इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कहीं कोलैप्स ना कर जाए, इसी वजह से क्या होता है, इसकी जो लेयर्स हैं, एल्वोलीज की लेयर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है आपका सरफेक्टेंट रिलीज होता रहता है, ताकि इनमें कोई फ्रिक्शन ना हो या ये कोलैप्स ना कर जाए। आगे एल्वोलीज, मैंने बताया था एल्वोलीज जो है ये एक्चुअल साइट है जहां पे एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। जो बीच के पार्ट्स थे वो सब क्या थे, वो तो एक तरीके से हेल्पर, मतलब कि एक वे दिखा रहे थे, लास्ट जो एक्सचेंज होगा रियल यहीं पे जाके होगा। अब लंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों की तरफ जो एल्वोलीज हैं उनके ऊपर कवरिंग है किसका, लंग्स का, ऊपर ऐसे लंग्स से हैं। अब ये जो लंग्स हैं, ये देखिए लंग्स आर पेयर इन पिंकिश कलर, इलास्टिक्स होते हैं, इलास्टिक क्योंकि इन्हें बार बार एक्सपेंड करना है, कंट्रैक्ट करना है, एक्सपेंड करना है, कंट्रैक्ट करना है। इलास्टिक क्या होता है, ऐसी चीजें, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विर्च्यू इट कैन गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई जो आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे ही फोर्स लगा तो वो एक्सपेंड हो गया, लेकिन फोर्स हटने के बाद दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ जाए ओरिजिनल वाली पे, इसे बोला जाता है इलास्टिक। तो क्योंकि जो आपके लंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं और फिर कंट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, कंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ताकि ये फेल ना कर जाए। अगर ये दोबारा कंट्रैक्ट करने पे ओरिजिनल पोजीशन में नहीं गए तो वो वहां पे सक्शन या फिर कंट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो आपका लंग्स है ये कहां पर प्रेजेंट है, आपका थोरैसिक कैविटीज में, हर साइड में एक है, लोअर बॉर्ड सरफेस पे,
डायफ्राम। हमने देखा था ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाले को बोला जाता है डायफ्राम, इसके ऊपर ये क्या है, सिचुएटेड है। आगे दो जो आपका लंग्स है दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, प्लूरा और आपका पार्टेटल, है ना। प्लूरा क्या करता है, प्लूरा ये देखिए एक लंग अगर देखें अपन, लंग्स मान लेते हैं इसको, ये दोनों के बीच में एक यहाँ पे दोनों के बीच में ये वाले पोर्शन में क्योंकि एक्सपेंड होगा कंट्रैक्ट होगा तो इसी वजह से यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड होता है, एक यहाँ पे फ्लूइड फील्ड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड आप बोल सकते हैं, फ्लूइड फील्ड है जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्लूरल सैक, क्या बोलते हैं, प्लूरल सैक इसको बोला जाता है। क्या काम है प्लूरल सैक का, प्लूरल सैक का काम है कि जो ये एक्सपेंड कर रहा है और कंट्रैक्ट कर रहा है तो इसके अंदर क्या है, ये बार बार चीजों में फ्रिक्शन ना हो पाए, दोनों जो आपकी लेयर्स हैं प्लूरा और आपकी पेरिटेटल जो है इनमें दोनों में फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें, इसीलिए क्या होता है आपका ये फ्लूइड फील्ड होता है। दूसरा क्या, अगर बाहर से कोई शॉक भी आ रहा है तो अगर बीच में लिक्विड फील्ड है तो अंदर तक जो शॉक है वो ना जाए। ये देखिए इसके कुछ वर्किंग्स हैं, प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, ये दोनों इसके काम है। दूसरा जो लेफ्ट वाला आपका जो लंग है ये वाला होता है आपका टू लोब्ड है तो कैसा होगा, शॉर्ट। इधर वाला जो लंग है ये है थ्री लोब्ड है तो क्या होगा, साइज में लार्ज होगा। ये देखिए डिफरेंसेस, ये देखिए साइज क्या है इसका, जो राइट वाला है बड़ा है, थ्री लोब है तो इसका है 625 ग्राम्स और इसका है 565 ग्राम्स। ये वाला टू लोब्ड है, ये वाला थ्री लोब्ड है। यहाँ पे नॉच प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती और यहाँ पे नॉच प्रेजेंट होती है क्योंकि इस तरफ जो है पोजीशन होती है किसकी, हार्ट की, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा नॉच की शेप में होता है। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो कैसा है, थोड़ा नॉच की शेप में है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा क्या, हार्ट इस साइड में प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, हाउ ब्रीदिंग टेक प्लेस, ब्रीदिंग होती कैसे है, तो इसके लिए आपको डायफ्राम देखना पड़ेगा। ये जो डायफ्राम है यहाँ पे जो मसल्स होती हैं उन्हें बोला जाता है फेनरिक मसल। फेनरिक मसल ये क्या करती हैं, डायफ्राम की डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं। अगर डायफ्राम की डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो क्या होगा, इसका जो साइज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, एलोंगेट खिंच जाएगा एक तरीके से, ऐसे खिंच गया है ये एलोंगेट हो गया। अगर ये एलोंगेट हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, डाउन। और दूसरी एक और मसल होती है जो उसको क्या करती है, उसकी गर्थ को बढ़ाती है। ऐसे जब आपके जो आपके रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, मतलब क्या है, जो डायफ्राम है वो आपके जो लंग्स हैं उसकी बाहर वाली सरफेस उसको क्या कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर रही है, मतलब उसकी गर्थ को बढ़ा रही है। यहाँ से गर्थ बढ़ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, उसकी एलोंगेट हो रहा है। ऑल ओवर क्या हो रहा है, जो आपका डायफ्राम है, जो आपका डायफ्राम है उसकी वजह से जो साइज इंक्रीज हुआ है किसका, आपके लंग्स का साइज जो इंक्रीज हुआ है तो लंग्स के अंदर क्या हो गया होगा, प्रेशर आपका क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। प्रेशर अगर लंग्स के अंदर डिक्रीज हो गया है तो एनवायरनमेंट के एयर के अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। चीजें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या फिर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएंगी, यही क्या है, डिफ्यूजन है। इस मैकेनिज्म से क्या होगा, आपकी एयर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंटर करेगी और CO2 को फिर क्या, अब जो ये आपकी फैनिक मसल है ये क्या करेंगी, इसके अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगी, अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगी तो क्या होगा, साइज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। साइज डिक्रीज कर गया तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एक ऐसी एयर जिसके पास CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, वो क्या हो जाएगी, लंग से बाहर निकाल दी जाएगी। ये है आपकी वर्किंग की ब्रीदिंग कैसे होता है। ये देखिए, द ब्रिंगिंग ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स कौन करता है, आपका फैनिक मसल। फैनिक मसल क्या करती है, स्ट्रेटन कर देती हैं आपके डायफ्राम को, जो पहले किस शेप का था, डोम शेप का था, अब वो स्ट्रेट होके ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन इंक्रीज हुआ है किसका, लंग्स का, तो एरिया इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ऊपर से क्या लगेगी, फोर्स लगेगा एयर का, प्रेशर से वो अंदर एंटर कर जाएगी। अब जो एयर है उसमें देखिए फिल्टर करने का काम एयर करते हैं, क्लीन करने का काम लाइबोसोम और म्यूकस करते हैं, एयर कंडीशनिंग का काम जो एपिथेलियम, जो आपकी ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स जो थी वो करेंगे आपका
एयर कंडीशनिंग का काम, मोशन करने का काम कौन करेगी आपकी, वही वेट एपिथेलियम जो क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेगी, जो एयर अंदर एंटर कर रहा है उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वलीज के अंदर एक्सचेंज होता है, टू लेयर मेम्ब्रेन होती है बिटवीन एलआर एंड ब्लड इन द कैपिलरी, परमिएबल गैस प्रेजेंट एंड द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है, ये देखिए होता क्या है, ये है आपका एल्वली। यहाँ से जो एंटर कर रहा है, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं इन्हें बोला जाता है कैपिलरी। ये क्या है, आपकी कैपिलरीज हैं। और ये आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड इसके अंदर आरबीसीज ये क्या कर रही है, एंटर कर रही हैं। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिसको क्या बोलते हैं हम, हीमो। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, आपका क्या है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ये जो ब्लड सेल है ये भी 3 कैटेगरीज के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेट्स। सबके अलग अलग काम है। ये क्या करता है, ये आपका हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्लेटलेट्स क्लोटिंग करवाता है, सबके अलग अलग काम है। इसी तरीके से जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक आयरन पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को चिपका के कहाँ तक लेके जाता है, सेल्स तक, और उन्हें जाके क्या करवाता है, डिफ्यूजन करवाता है, ताकि वहां पे क्या हो सके, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, और क्या बन सके, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बन सके। अब यहाँ से क्या हुआ था, एयर विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंटर कर गई। यहाँ से क्या एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है आपका आरबीसी। अगर आरबीसी है तो इसमें हीमोग्लोबिन भी होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, हीमोग्लोबिन के पास जाएगी। और यहाँ से जो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस चली जाएगी कहाँ पे, इस वाली एयर के अंदर। और यहाँ पे जब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, इसको तो क्या करवा देंगे, एक्सेल, और ये हो गया हमारा इनहेल। अब यहाँ पे देखिए जो हमने देखा था सरफेक्टेंट, ये जो आपका ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इनर वाली लेयर पे, इसी को बोलते हैं अपन सरफेक्टेंट की फिल्म, है ना। ये क्या है, फिल्म एक पतली सी लेयर है जो क्या इंश्योर करती है, ये जो लेयर है वो इंश्योर करती है कि जो आपका एल्वली है उसमें कोई भी कोलैप्स ना हो, ये इंश्योर करती है। अब ये पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया तो किसके पास चला गया, पल्मोनरी वेन्स के पास। और पल्मोनरी वेन्स कहाँ ले जाएंगी इसको, पल्मोनरी वेन्स इसको ले जाएंगी हार्ट के अंदर। हार्ट इसको क्या करेगा, पंप करके आपका बाहर निकाल देगा, कहाँ पहुंचा देगा, सेल्स के पास। आगे चलते हैं, कहाँ तक कर चुके थे हम, ये देखिए एक्सपिरेशन हमने देख ही लिया, एक्सेल ये वर्किंग हमने देख लिया, इंस्पिरेशन एक्सेल हो गया। अब ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन था 97% तो उसके अंदर मिल गई, जो 3% हीमोग्लोबिन जो बाकी रही वो कहाँ चले गई आपकी, वो आपकी ब्लड प्लाज्मा में। हमने 2 कंटेंट देखे थे, प्लाज्मा और ब्लड सेल, इसी से मिलकर तो क्या है, इसी से मिलकर तो ब्लड बना हुआ है। 3% इसके पास आ गई और 97% किसके पास चली गई, जो आरबीसी के पास आपका हीमोग्लोबिन जो आपका अवेलेबल था। आगे चलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब क्या करेगा, ब्लड के पास ऑक्सीजन आ चुकी है, ये किसको दे के आएगा, टिश्यू को दे के आएगा, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेज इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स को उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे जो एल्वलीज थी, ये देखिए जो एल्वली थी उन्होंने प्यूरिफाई करके जो आपका ऑक्सीजन है वो किसे दे दिया, प्यूरिफाई करके जो ऑक्सीजन है यहाँ से ऑक्सीजन अंदर कर गया और CO2 बाहर चला गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और ये किसको दे दिया, आपका पल्मोनरी वेन्स को। पल्मोनरी वेन क्या करती है, इसको पॉर कर देती है आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में जाके, यहाँ पे से पॉर कर दिया।
अब यहाँ पे क्या होता है आगे, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, यहाँ लेफ्ट पार्ट में क्या कर दिया गया, लेफ्ट पार्ट में से पोर, लेफ्ट वाले पार्ट में यहाँ पे पोर कर दिया गया। यहाँ पे होते हैं बायकस्पिड, दो यहाँ पे चैम्बर होते हैं। इसके से क्या हुआ, यहाँ पे एंटर होने के बाद अब देखिए ये वाली वॉल्स, यहाँ पे तो सिंपल पोरिंग हो रही है, लेकिन ये नीचे वाला, ऊपर वाले जो तो पोर्शन है उनको बोला जाता है एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसको बोला गया है क्या, लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला राइट में है तो इसे बोला है राइट एट्रियम। नीचे वाले पोर्शन होते हैं वेंट्रिकल्स, अगर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट में है तो राइट वेंट्रिकल। ये जो लेयर है जो दोनों को अलग करती है, मतलब दो लेफ्ट वाले और राइट वाले को जो अलग करती है, इसे बोला जाता है क्या, आपका सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। अब सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ये वाला ऊपर की बॉडी से आ रहा है, इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा ऊपर वाले पोर्शन से लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन्फीरियर वेना कैवा नीचे वाले पोर्शन से, बॉडी के नीचे वाले से, जैसे कि आपके हो गए लेग्स हो गए, लेग्स हो गए, एब्डोमेन वाले से नीचे वाले पार्ट से जो लेके आती है, इसे बोलते हैं क्या, इन्फीरियर वेना कैवा। आगे यहाँ से जो है इसके अंदर ब्लड क्या हो गया, पोर हो गया, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, हर बॉडी पार्ट के पास क्या पहुंचाना है, ब्लड पहुंचाना है। तो क्या करेगा, हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इसको थ्रू दी एरोटा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एरोटा के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया गया। तो इसने जब क्या किया, हाई प्रेशर लगाया, हाई प्रेशर लगाया तो क्या किया, तो इसकी जो लेयर है वो कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, क्योंकि इसको क्या करना है, हाई प्रेशर लगा के ब्लड को आगे तक पहुंचाना है, हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए आपके एट्रियम को, इसको क्या करना है, इसको सिंपल पोरिंग करना है, इसे कोई प्रेशर नहीं लगाना, तो इसीलिए इसकी वॉल कैसी होती है, थिन वॉल होती है। अब ये जो आपका ब्लड था, हर एक कहाँ जाएगा, टिश्यू, टिश्यू से कहाँ जाएगा, सेल जाएगा, सेल को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, और डिफ्यूजन से CO2 से वापस ले लेगा। CO2 लेने के बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ आके इसके अंदर पोर हो जाएगा, ये ऊपर वाले पार्ट से, ये नीचे वाले पार्ट से, यहाँ पोर कर दिया गया। अगेन इसको बस पोरिंग का काम करना है, जो कि हमारा क्या है, राइट एट्रियम, इसे पोरिंग का काम करना है। तो इसकी जो आपकी लेयर होगी कैसी होगी, थिन होगी, और नीचे पोर कर दिया, लेकिन इसको प्रेशर लगा के इसे दोबारा कहाँ भेजना है, यहाँ पे बाहर इसको भेजना है, कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब कहाँ पे जाएगी, आपकी लंग्स के पास, ताकि क्या हो सके, CO2 दी जा सके और ऑक्सीजन को लिया जा सके एल्वलीज के पास। तो इसका भी जो लेयर होगा वो कैसा होगा, थिक होगा। जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं उनके जो लेयर्स होते हैं कैसे होते हैं, थिक होते हैं, और जो आपके जो आपके एट्रियम होते हैं उनके जो लेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं। आगे चलते हैं। इट इज मोस्ट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस इन जो प्रोसेस में जो आपका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला है, ऑक्सीजन हमने देख लिया कैसे गया है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका यहाँ से निकल के जो आया है, यहाँ से जो ATP, CO2 और वाटर, यहाँ से जो CO2 आया है, अब इसका क्या सीन है, ये बाहर कैसे जाएगा, ये क्या है, ये ना इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन टिश्यू ऑफ फ्लूइड। तो ब्लड के अंदर ये बस 23% और बाकी जो बच गया 70% कहाँ, आपका सोडियम कार्बोनेट, वाटर के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। 7% किसमें, प्लाज्मा में आपका मिक्स करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका ब्लड था, ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर जो आयरन पिगमेंट है, जो आपका आयरन पिगमेंट है वो है हमारा हेमोग्लोबिन, इसको सबसे ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनो की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ और आपका CO2 की तरफ। एक्चुअली इसको जो एफिनिटी है, सबसे ज़्यादा एफिनिटी है इसको मोनोऑक्साइड की तरफ, फिर CO2 की तरफ, और फिर है सबसे कम इसको ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको क्या मिलेगी, मोनोऑक्सीजन मिलेगी, तो ये क्या बना देगा, आपका मोनोऑक्साइड बना देगा। देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे ही मोनोऑक्साइड बनी तो क्या बना दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन इसने बना दिया। ये क्या करती है, ये लंग्स के अंदर जाएगी, अब यहाँ से क्या करेगी, मिक्स होके लंग्स के अंदर जाएगी, है ना, जहाँ पे एक्सचेंज होना है। तो लंग्स के अंदर जाके उन्हें क्या कर देगी, चौक मतलब उन्हें जाम कर देगी। तो आपका जो ब्रीदिंग है, जो आपका ब्रीदिंग है, एक्सचेंज है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जो कार्बन की जो अंगीठी होती है उसको जला के लोग सो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद इनकम्प्लीट कंबंशन होने की वजह से, क्योंकि क्या है, आपका गेट सारे बंद हैं तो एयर अंदर नहीं आ रही है, एयर अंदर नहीं आ रही है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। ऑक्सीजन की अब्सेंस में कंप्लीट कंबंशन जब नहीं होता तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर इसने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया तो ये क्या है, इसकी हाईली एफिनिटी है और ये लंग्स हो जाके क्या करेगा, चोक करेगा। ये पूरा होता है पूरा मैकेनिज्म। आगे नेक्स्ट वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रिएक्शंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है उन्हें बोला जाता है एरोबिक रिएक्शंस, और ऐसी रिएक्शंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एब्सेंस में होती हैं उन्हें बोलते हैं अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, जो अगर हम बात करें CO2 प्लस H2O H म्यू और आपका क्या था, क्लोरोफिल, यहाँ से क्या बना आपका C6H12O6 प्लस में H2O और साथ में क्या बना आपका वाटर, ऑक्सीजन, साथ में बना आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे इनिश कहीं भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नहीं, तो ये किसका एग्जांपल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। और अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन की, अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन की, जो कि हमने अभी देखा था, ये देखिए यहाँ पे C6H12O6 और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो ये कैसा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये एग्जांपल है। इन ह्यूमन बॉडी रेगुलरली RBC सेल एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, म्यूकस में क्या चलते रहता है अपना, मसल्स के अंदर। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो RBCs के अंदर आपका जो RBCs है, RBC है और जो आपका मसल्स है, इनके अंदर जो रिएक्शन होता है वो एनारोबिक होता है, एनारोबिक होता है। मसल्स के अंदर एनारोबिक मतलब जब हम किसी दिन हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन अपने को पूरा नहीं मिल पाता, तो क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा बन गया तो फिर हमें क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। यही क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। ये दो स्टेप्स में होता है, पहला आपका ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो आपका C6H12O6 था, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन ब्रेक डाउन हो जाता है 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन के अंदर, और इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, 2, जिसको बोलते हैं हम पायरुवेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब क्या है, ये क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, और क्या बना देगा आपका ये बनाता है हमारा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में बनाता है ATP, और ATP बनाता है कितनी एनर्जी, 2 ATP एनर्जी जो बनाता है 2 ATP के बराबर बनाता है, मतलब बहुत ही कम एनर्जी को ये बना पाता है। अगर हम मसल्स के अंदर बात करें तो ग्लूकोज, अगेन ये वाले जो प्रोसेस है ये सेम चलता है, पहले वाला प्रोसेस सेम चलता है, उसके बाद चीजें चेंज होती हैं। अब अगर ये पायरुवेट एसिड बन गया और ये साइटोप्लाज्म में है तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बना देगा और एनर्जी बना देगा। एनर्जी बहुत कम बना रहा है, एनर्जी बहुत कम बना रहा है, जो किसके बराबर है, 2 ATP के, और लैक्टिक एनर्जी है, ये क्या कर देगा, फैटिग और हमारे क्रैम्प्स ला सकता है। अब बात करें अगर फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन क्या है, एक आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो किस बनाने में, आपका बेकिंग इंडस्ट्री में विस्की, बियर, ये सब बनाने में काम आता है। C6 था, 3 में टूटा, कुछ एनर्जी निकली, ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो क्या बनाया इसने, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी बना दिया। ये किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर। कहाँ पे होता है, आपके केक्स या तो फिर आपके जो भी चीजें फूलती हैं, है ना, केक्स वगैरह जो फूलती है, फर्मेंटेशन वहां पे होता है। आगे लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड अगर एक्सेस बन जाता है तो ये क्या कर देता है आपका मसल क्रैम्प्स। मसल्स के अंदर क्या आ जाएगा, आपका क्रैम्प होएगा। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने देखा ही था, क्या क्या बनाया था उसने, CO2 प्लस में
H2O और ATP बनाया था, कितना 38 ATP के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस किया था। रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, मतलब रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, आज के बाद ये मत बोलना कि हम सांस जो जिंदा लेते, आपको देखो पहले तो इतना पढ़ने के बाद, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया है कि रेस्पिरेशन और दूसरा है आपका ब्रीदिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सांस लेना आपका रेस्पिरेशन नहीं है ना, सांस लेना, जिंदा रहने के लिए आप सांस नहीं लेते हैं। तो देख लीजिए आज आप किस चीज के लिए सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो आपके ऑर्गेनिज्म है, जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें 36 ATP हमें मिल रही है, क्योंकि बनती कितनी है 38 ATP, और दो ATP जो गई है वो किसकी फॉर्म में आपकी लूज हुई है, हीट की फॉर्म में। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, दूसरा हीट भी मिल रही है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, तीसरा इंटरमीडिएट्स मिलते हैं जैसे कि वाटर वगैरह, ये क्या करते हैं हम इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनके अंदर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब अलग से किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होता है, विस्की बनानी है, बियर बनाना है, तो इसके लिए भी क्या रेस्पिरेशन जरूरी है। आगे, कैंसर इज कॉमन ड्यू टू गुटखा, और ये आपकी हार्मफुल इफेक्ट डालता है ये, और डेंटल डिजीज करवाता है। कैंसर आपका ओरल कैंसर, ऑसोफेगस कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, ये सब, या फिर हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक के भी आपको चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको सेफ रहना है तो बी अवेयर ऑफ दिस हेल्थ, आपके अगर आपको हेल्दी रहना है तो बी अवेयर कि आप ये गुटखा एंड ये जो विस्की और ये सब आपके प्रोडक्ट हैं, अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट हैं, उनसे आप दूर रह रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, क्या है ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है और हमें वहां से उसे कहाँ लेके जाना है, एलवली तक लेके जाना है। तो एनवायरनमेंट से एलवली तक लेके जाने का जो प्रोसेस है, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और जो वाटर है वो प्लांट्स में रिक्वायर्ड है, कहाँ पर, लीव्स के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में चाहिए, लेकिन है कहाँ पे, रूट्स में, या आप क्या बोल सकते हैं आपका नीचे जमीन में, लैंड में, है ना। तो वहां से लेके जाना है, तो यहाँ से यहाँ ले जाना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाना ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो कैसे हुआ था, हमने देख ही लिया था। यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा जब खुलेगा तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा तो यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा, सक्शन क्रिएट होने की वजह से जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी, यहाँ से वाटर को, जाइलम जो है, जाइलम क्या करेगा, यहाँ से इसको अपने अंदर खींचेगा और यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी जो लिविंग्स हैं इनको एयर, वाटर और आपके फूड सर्वाइवल के लिए चाहिए, और जो एनिमल्स हैं उनको ब्रीदिंग या फिर ड्रिंकिंग और ईटिंग के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो अपने अंदर ऑक्सीजन को मिला के सेल के पास ले जा रहा है, वहां पे क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करवा रहा है। तो यही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ब्लड किस से मिलकर बना है, ब्लड आपका बना है 45% ऑफ प्लाज्मा, और नहीं सॉरी, जो ब्लड आपका बना है वो है 55% प्लाज्मा से। देखिए ब्लड को हमने ऐसे पढ़ा था, प्लाज्मा और ब्लड सेल, और ब्लड सेल में क्या क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका क्या था, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और कैसे कलर का होता है, येलो इन कलर। आगे ठीक है, अब देखिए आरबीसी है ना, जो ब्लड है वो कितना हुआ फिर 45%, ब्लड कितना गया 45%, उसमें आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का काम करता है। और आरबीसी क्या है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। ये देखिए ये सब चीजें लिखी हुई हैं। जो आरबीसी है वो बायोकनकेव है, जो आपको ध्यान रखना है, बोन मैरो में ये बनता है, और जहाँ के स्प्लीन में ये डेड हो जाता है आफ्टर 120 डेज, इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड इसको बोला जाता है। आगे इसका नाम जो है यूरेथ्रोसाइट है। यूरेथ्रो का मतलब होता है रेड,
कैसा होता है, रेड। तो साइट्स क्या होते हैं, सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए इनको बोला जाता है। इनमें कोई भी जो मैच्योर आपके आरबीसीज हैं उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन का। व्हाइट ब्लड सेल की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, साइट्स मतलब सेल, ल्यूको मतलब कलरलेस, तो ये क्या है आपके कलरलेस सेल्स हैं। आगे इनकी जो ड्यूरेशन है, जो लाइफ स्पैन है वो होती है 3 डेज। 3 डेज। अगेन बोन मैरो, लिम्फ और ग्लैंड और स्प्लीन में ही ये बनेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, ओव्यूल शेप में हैं, बोन मैरो से ही बनती हैं। ब्लड प्लेट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। क्या है ब्लड क्लॉटिंग, अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग की, देखिए क्या है, अगर ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारी आर्टरीज या फिर क्या है, वेन्स है। और बाय चांस गलती से अगर यहाँ पे कोई कट लग जाता है, यहाँ पे हमारा कोई कट लग गया, इसके अंदर से चीजें जा रही हैं प्रेशर के साथ, और अगर यहाँ पे कट लग गया तो चीजें क्या करेंगी, बाहर जाएंगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आपका जो ब्लड था जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स थी वो टारगेट पे नहीं पहुंच पाएगा। टारगेट पे नहीं पहुंचा तो जो आपका रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाएगा, तो एनर्जी कम बनेगी। एनर्जी कम बनेगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिर अच्छे से आपके सेल काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या, अब जैसे यहाँ पे कट लग गया तो जो आपका ब्लड इसके अंदर से ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर क्या क्या है, आपकी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, और क्या है, प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स कैसे हैं, सर्कुलर इन शेप हैं, वो क्या करेंगी, जहां भी कट लगा है वहीं पे जाके क्या हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी। और प्रेशर जो डिक्रीज हो गया था अगेन से भर गया, ये यहाँ से भर गया ऐसे करके, तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। इसी को बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉट मतलब इकट्ठा हो जाना, ब्लड का इकट्ठा हो जाना ही क्या है, आपका ब्लड क्लॉटिंग है। अगेन ऊपर चलते हैं, हम यहाँ पे थे, हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट आपका एक काम करता है एक पंपिंग ऑर्गन की तरह। ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि आपको हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड है और ये आपका अगर हेड है और ये आपका क्या है, टो है, तो इसे नीचे भी ले जाना है, टो तक जाना है ब्लड को, और यहाँ आपके हेड तक जाना है, ब्रेन तक जाना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रेशर की जरूरत है, इसीलिए क्या है कि पंपिंग ऑर्गन है। इसके वर्किंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो आपका पल्मोनरी वेन्स था वहां से वो आपकी एल्वलीज थी, उन्होंने ट्रांसफर किया था इसे कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अलग अलग पार्ट्स में क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था। अब इसकी देख लेते हैं लोकेशन कैसी होती है इसकी लोकेशन। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अगर मैं इसको बायलेटरल काटूंगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा जाके इधर की तरफ टिल्ट किया हुआ है। तो इसकी जो आपकी लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, सेंटर में। लोकेशन सेंटर पे है, पर ये थोड़ा टिल्ट या फिर एक्स्ट्रा पोर्शन आप बोल सकते हैं, किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ ये क्या है, काम करता हुआ, बीट करता हुआ, लब डब का साउंड जो ये प्रोड्यूस करता है, लब एंड डब का साउंड प्रोड्यूस करता है, वो सुनाई देगा। तो लेफ्ट साइड में आपको सुनाई देता है, लेकिन इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ होती है, सेंटर में होती है। दूसरा, इसका जो साइज होता है वो एक क्लोज फिश के बराबर होता है। ये दो आपकी डबल मेम्ब्रेन से बना है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम आपकी उससे मिलकर बना है। अब इसके अंदर डबल लेयर से बना है, तो इसके अंदर फ्लूइड भी होगा, यहाँ पे फ्लूइड भी होगा। तो ये जो फ्लूइड फील्ड होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगेन क्या है, क्योंकि इससे क्या करवाना है, वर्क करना है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करके या फिर प्रेशर लगा के बाहर भेजना है, तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइड ये इसको मैकेनिकल शॉक से बचाएगा। दूसरा क्या करेगा, इसके अंदर जो फ्रिक्शन होने वाला है, क्योंकि दो लेयर से बना है तो दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ये इसकी वर्किंग है। आगे चलते हैं, टूथ इन वॉल, अपर आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम हम देख चुके हैं, ब्लड वेजल्स। अब ये देखते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या होता है डबल सर्कुलेशन, जो एल्वलीज थी, यहाँ पे एल्वलीज है, उन्होंने क्या किया, अपना जो ब्लड था यहाँ पे पोर कर दिया,
ब्लड अपना यहाँ पे पोर किया, यहाँ के बाद वो गया एरोटा में, एरोटा से बाहर निकलने के बाद कहाँ गया, सेल्स के पास, सेल के पास एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन उसे दे दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया। एक ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है उसे बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड। और डायग्राम्स में उसे रेड से दिखाते हैं, ये देखो रेड से जो दिखाया गया है इसी को बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड। अब क्योंकि एक ब्लड जिसने ऑक्सीजन दे दिया है और उसके पास क्या आ गया है, अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, इसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर क्या बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ये है हमारा इम्प्योर ब्लड। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका राइट आर्टरियम में, वहां से पोर होगा कहाँ पे, आपका राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल फोर्स लगा के से कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास, और लंग्स इसको दोबारा से ऑक्सीजन, यहाँ पे जो एल्वलीज हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करवाएंगी, डिफ्यूजन। अब जब एल्वलीज क्या करेंगी, ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसके दे देंगे किसको, आपकी RBCs को ने दे देंगे अगेन। तो एक जो आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसमें ब्लड को एक बार यहाँ से आना पड़ा और एक बार ऐसे करके यहाँ से जाना पड़ा। एक सर्कल में मतलब एक आपका कंप्लीट सर्कल में 2 बार ब्लड को आना पड़ा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। आगे ब्लड क्योंकि एक पंपिंग ऑर्गन है तो हाई प्रेशर पे चीजें उसको क्या करनी पड़ेंगी, प्रेशर लगा के चीजें अपने टारगेट पे पहुंचानी पड़ेंगी। इसी को बोलते हैं हम अपना ब्लड प्रेशर, दैट इज BP। इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो इसका नंबर होता है नॉर्मल के लिए वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg क्या है, Hg होता है मरकरी। ऐसा लिखा क्यों जाता है, ऐसा लिखा इसलिए जाता है क्योंकि जो ब्लड है उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्पाइग्नोमैनोमीटर, यहाँ लिखा होगा कहीं स्पाइग्नोमैनोमीटर, उसमें जो हम फ्लूइड यूज करते हैं वो होती है मरकरी। आपने कभी देखा होगा जब ऐसे डॉक्टर प्रेशर करता है तो एक ऐसे टिप ना ऊपर की तरफ जाता है, वो मरकरी होता है। मरकरी की हेल्प से कर रहे हैं तो उसी के स्टैंडर्ड से इसको बताया जाता है, तो इसीलिए लिखते हैं हम 120/80 mm ऑफ Hg। तो अब ब्लड क्या हो सकता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज भी हो सकता है और ब्लड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज भी हो सकता है। किसके साथ, आयंस की कंसंट्रेशन के साथ। आयन की कंसंट्रेशन के साथ जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और जब उसका ब्लड का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। मतलब जो हमने क्राइटेरिया रखा है अगर उससे नीचे चला गया तो हाइपोटेंशन, डिक्रीज कर गया। अगर ब्लड बढ़ गया है ब्लड का प्रेशर तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। आगे ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो, वो कैरी करती हैं। इनका काम है हार्ट से ब्लड लेकर कहाँ लेके जाना, सेल के पास। तो हार्ट क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो इनकी जो वॉल है कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक भी होनी चाहिए क्योंकि प्रेशर को भी तो झेलना है, और दूसरा थिक भी होनी चाहिए, मोटी, है ना, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा लग गया तो जो वो है कोलैप्स कर सकती हैं। तो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, इलास्टिक और थिक होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए क्योंकि साइज अगर क्या होगा कम होगा तभी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो होती है एरोटा। कौन सी, जो पल्मोनरी वेन था उसने क्या था, लेफ्ट साइड में वो एंटर कर गया था, जो हार्ट का लेफ्ट चैम्बर था। यहाँ के बाद वो नीचे आया, नीचे से प्रेशर लगाने के बाद जो ब्लड लेके गई थी इसी को बोलते हैं क्या, एरोटा। इसके पास कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, आर्टरी। वेन, वेन के पास, वेन क्या करती है, वेन उल्टा काम, सेल से क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ लेके जाना है, हार्ट के पास। तो प्रेशर तो है नहीं सेल के पास, तो ये क्या है, ऑस्मोटिक की उससे प्रोसेस से मूव करेगा। तो इसकी जो वॉल्स हैं कैसी होनी चाहिए, बस मस्कुलर होनी चाहिए, मतलब थिन होनी चाहिए। सॉरी, ब्रॉड कैविटी थ्रू
अब देखो क्या है, इसको प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा हो सकता है। अब बैक फ्लो ना आए इसीलिए इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे करके वॉल्स लगे होते हैं। अब इस प्रेशर तो है ही नहीं तो कहीं भी मूव कर सकता है, तो वॉल्स लगे होते हैं, ये सिंगल डायरेक्शन में जो ब्लड है उसकी मूवमेंट करवाते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए ये आपका आर्टरीज है, ये वेन है, ये इलास्टिक है, इनर लेयर ये रही स्मूथ मसल्स है और कैसी है, थिक है। ये आपका वेन, क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स नहीं है तो क्या है, ये इनके वॉल्स लगे हैं जो कि इनको वन डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स हम देख चुके हैं, लिम्फ और ये सब। ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, जाइलम करेगा और फ्लोएम करेगा। कैसे कैसे मूव करते हैं देखिए। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट, है ना। जो आपका स्टोमेटा था वहां से जो पानी उड़ा था उसी को क्या बोला था, ट्रांसपिरेशन बोला था। तो उसी ने क्या कर दिया था, नीचे से सक्शन ऐसे प्रोवाइड करवा दिया था। यहाँ से अगर ये आपका प्लांट है और नीचे क्या है आपकी रूट्स है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक आपका पैसेज बन जाएगा जाने के लिए, जो एयर के ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेज बन जाएगा। वाटर लॉसेस थ्रू लोअर कंसेंट्रेशन वासट इनसाइड द मेसोफाइल जो सेल है उसके अंदर कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इससे सकिंग का काम करेगा। एज वाटर इवेपोरेट और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जितना ज़्यादा यहाँ से ट्रांसपिरेशन का रेट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से क्या होगा, जो आपके सक्शन का जो रेट है वो उतना ही ज़्यादा होगा, जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो उतना ही ज़्यादा होगा, यही बता रहा है। आगे चलते हैं, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर यहाँ से वाटर मूव कर रहा है तो वाटर क्या करेगा, जो प्लांट है उसके टेम्परेचर को क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। आगे देखिए, ये रहा, ये आपके जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को बोला जाता है जाइलम, जो क्या काम करते हैं आपके वाटर के ट्रांसपोर्ट का। होता क्या है देखिए, फ्रॉम कॉर्टेक्स वाटर एंड मिनरल्स आर ब्रोट इन दी जाइलम। यहाँ से क्या है, जो कॉर्टेक्स है वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ लेके जाएगा, जाइलम पे, और जाइलम क्या करवा देगा, उसका ट्रांसपोर्ट करा देगा। अगर फ्लोएम की बात करें, मैंने इसे ऐसे याद किया हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड, आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं ट्रिक की तरह। और जाइलम जो है वो एक वाटर जेली, एक वाटर को मूव करवाएगा। तो फ्लोएम की अगर बात करेंगे तो किसे मूव कराएगा, फूड को। तो कैसे करवाता है, इट कंडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड लीव्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह फूड को लेके जाना, इसी को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो टर्म अभी आने वाला है, अभी समझ लो। फूड कहाँ बन रहा है अपना, फूड बना है कहाँ पे, लीव्स के अंदर, इसीलिए लीव को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ प्लांट सेल। तो लीव से लेके जो फूड है कहाँ लेके जाना है, फूड हमें लेके जाना है उसकी रूट्स के लिए भी चाहिए, उसकी गर्थ के लिए भी चाहिए। मेरिस्टेमेटिक, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 होते हैं, है ना। कौन से, एपिकल, इंटर कैलरी और आपका लेटरल। जो एपिकल है वो टिप्स पे मिलता है, ये इंटर कैलरी उसकी गर्थ को बढ़ाता है, और जो आपका लेटरल है ये इसकी रूट्स को क्या करवाता है, डेप्थ प्रोवाइड करवाता है। तो इन सब को क्या चाहिए, इन सब को चाहिए फूड मतलब एनर्जी। तो यहाँ से जो लीव है, लीव से यहाँ तक का जो है ले जाने का जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। द फूड इन द फ्लोएम कैन बी मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर भी तो चाहिए और ऊपर भी चाहिए खाना, नीचे भी चाहिए, तो दोनों डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा इसे। फ्लोएम मेनली कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। होता क्या है, एक आपका सीव ट्यूब होगा, ये देखिए सीव मतलब छलनी, ये रहा आपका छलनी, ऐसे करके आपको दिख भी रहा होगा ये वाले पोर्शन में। ये देखिए यहाँ पे जो आपका फ्लोएम है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। कौन सी हैं वो 2 चीजें, वो आपकी 2 चीजें हैं, एक तो है आपका कंपेनियन सेल, दूसरा आपका सीव ट्यूब भी आपको दिख रही होगी। सीव क्या होता है, एक छन्नी, एक तरीके की जो चीजों को छाने, और यहाँ पे हुआ है कंपेनियन सेल। तो अल्टरनेट चलता है ऐसे करके कि एक सीव ट्यूब होगा, एक कंपेनियन सेल, एक सीव ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, एक सीव ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, ऐसे करके अल्टरनेटिव ये चलते हैं। द एंड वॉल्स ऑफ द सेल प्लेट्स होती है उसके पास, जो चीजें क्या करती हैं, ऐसे करके 1 बाय 1 कंपेनियन सेल, और फिर क्या नेक्स्ट क्या होगा, आपका सीव ट्यूब होगा। मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हम देख चुके हैं, जो आपका फूड के ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन।
जाइलम और फ्लोएम। आगे एक्सक्रीशन, जो आपका एक्सक्रीशन जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, दोनों ही में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, एनिमल्स में बनता है आपका यूरिया, और जो प्लांट्स हैं उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, इसके किसी काम का नहीं है ना। और क्या है, और भी यूरिया सिंथेसाइज जो है प्रोडक्ट आपके बनते हैं। तो ये क्या करता है, इनसे छुटकारा पाने के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए CO2 को तो पहले ही बार छोड़ देता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे, हार्मफुल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से इनको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अगर हम किसकी बात करें, प्लांट की बात करें, प्लांट की बात करें तो प्लांट की बात करें तो ये क्या करेगा, अपनी लीव्स के अंदर, लीफ के अंदर अपना जो वेस्ट मटेरियल था उसे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, उसे स्टोर कर देगा, और उसे आप जो लीव्स हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, उन्हें क्या कर देगा, गिरा देगा। तो ऐसे करके ये बाहर निकाल सकता है। दूसरा, ये अपनी स्टेम, ये आपकी रूट्स के थ्रू भी निकालता है, ऐसे करके रूट्स के थ्रू भी जो आसपास की जो सोइल होगा, आसपास की सोइल के अंदर अपना जो वेस्ट है वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। तीसरा, जो आपका CO2, H2O प्लस HMu और क्लोरोफिल, इसमें क्या बना था, ऑक्सीजन और आपका वाटर। वाटर को ये ले लेगा, ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर देगा, निकाल देगा। ये भी क्या है, किसका, वेस्ट प्रोडक्ट है। इन 3 तरीकों से जो प्लांट है अपने वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारा ब्लड कहाँ जाता है, पहले ब्लड जाता है किडनी के पास। किडनी क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, और वो यूरिन की फॉर्म में क्या हो जाता है, आपका बाहर हो जाता है। हो क्या रहा होता है, ये देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड आपका ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसके पास अगर हम वर्किंग देखें किडनी का तो क्या प्रोसेस है, आपका एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके पास ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि सेल के पास से आया है। अगर ये सेल के पास से आया है तो इसके पास वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, जो किसने बनाया होगा, सेल्स ने बनाया होगा। तो ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है किडनीज के अंदर। किडनी के अंदर गया तो किडनी क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो इससे ऑक्सीजन को क्या करेगा, निकाल के अपना काम करेगा, ATP एनर्जी करेंसी, और क्या करेगा, वेस्ट को बाहर निकाल देगा। और कैसा बना देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो तो इसने निकाल लिया, लेकिन अब वेस्ट भी निकल गया, तो ये ब्लड कैसा हो गया, आपका प्योर हो गया। कैसा हो गया, प्योर। अब ये डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन कैसा है, प्योर है। तो ये देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर से दिखाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड और प्योर है, तो ये कहाँ जाएगा, अब आपका ये है आपका इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा कहाँ लेके जाएगी इसे, अब आपके राइट वाले पोर्शन में ये पोर कर दिया जाएगा, राइट वाले पोर्शन में पोर कर देंगे, और वहां से कहाँ ले जाएंगे उसको, लंग्स के पास। अब इसके पास इम्प्योरिटीज तो है नहीं, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, CO2 से दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा। अब इसके पास ऑक्सीजन भी है और ये प्योर भी है, मतलब फ्री फ्रॉम वेस्ट भी है। तो ये अब क्या होगा, राइट साइड में आएगा, यहाँ आपकी पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से उसको राइट पार्ट में क्या करेगी, और करके उसे अरोटा से बाहर निकाल देगी और सब सेल में भेज देगी। ये पूरा फंक्शन है आपका किसका, किडनी का। अभी देखिए, ये जो हमारी बीन शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है किडनी। किडनी किससे मिलकर बनी होती हैं, किडनी मिलकर बनी होती हैं आपकी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स। इसीलिए बोला जाता है द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स। एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। जो लेफ्ट वाली होती है वो बड़ी होती है और ऊपर भी होती है, राइट वाली है जो छोटी होती है, नीचे भी होती है, क्योंकि यहाँ पे लीवर प्लेस होता है, यहाँ पे राइट वाले साइड में लीवर प्लेस होता है, इसीलिए इसका जो साइज है वो छोटा भी होता है और ये नीचे भी होती है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी ने बनाया वो कहाँ छोड़ दिया जाता है, यहाँ यूरेथ्रा में। ये रहा आपका यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर में आया, फिर यहाँ से यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, फिर वो बाहर हो जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म है। आपके पास 2 किडनीज होती हैं, बीन शेप की होती हैं, 10 सेंटीमीटर की होती हैं, 6 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। जो ग्लैब्स, क्या है आपका ग्लोबुलस, क्या है कैपिलरीज। अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं तो ये कुछ ऐसा है। देखो है क्या, पहले ना हम क्या करते हैं, बोमेंस कैप्सूल बना लेते हैं। बोमेन कैप्सूल क्या है, जो ये जो
साफ करने का, जो फिल्टर करने का जो काम कर रहा है वो यही करेगा, बोमेंस कैप्सूल। ये देखिए, ये मैंने बनाया बोमेंस कैप्सूल। ये और देखिए यहाँ से ग्लोमरस है ना, ये ग्लोमरस ट्यूब, बहुत सारी कैपिलरीज आई, ये बन गया ग्लोमरस ट्यूब, और ये यहाँ से इधर निकला है, अभी इतना नहीं निकला, यहीं तक निकला है, यहीं तक। यहाँ पे क्या है, जो ब्लड आया है उसके अंदर से जो ब्लड है वो तो क्या हो गया, यहाँ निकल गया है ब्लड, ऑक्सीजन ले लिया, तो पहले कैसा आया था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड आया है, अभी तक तो ऑक्सीजन रख रहे हैं इसके पास, ऐसे करके इसे शो कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे सीव्स होती हैं ऐसे करके, यहाँ पे सीव्स हैं, सीव्स होने की वजह से जो आपके ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो सारी कहाँ चली गई, यहाँ पे चली गई इसके अंदर, और ब्लड क्या है आपका साफ हो चुका है। ये वाला ब्लड कैसा है, क्लीन, ये वाला ब्लड क्या है आपका क्लीन है। ये वाले को बोलते हैं अपन, ये देखिए ये ग्लोमरस, और ये आपका एट्रियोल जो कि वाइड है क्योंकि ज्यादा आपको वहां से चीजें निकालनी है, बोमेंस कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है। अब ये वाला जो है आपका पीसीटी रीजन है। पीसीटी रीजन मतलब एक ऐसा आपका रीजन जिसमें वेस्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जो कि क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड है, और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है और वाटर है, साथ में आपका है यूरिन, मतलब आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यूरिया, ये सब चीज़ें हैं। अब इनमें से जो हमारे लिए ये चीज़ें तो यूज़फुल हैं और ये चीज़ हमारे लिए वेस्ट है, तो हम सारी चीज़ें बाहर नहीं जाने दे सकते, इसीलिए जो ये आपकी कैपिलरीज हैं, ये इसके सराउंडेड जो हैं, यहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहाँ से अमीनो एसिड, ग्लूकोज और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ये वाले रीजन तक। तो अब जो ब्लड है, या फिर आप बोल सकते हो ये, अब क्या आएगा, एक ऐसा रीजन आएगा जो नीचे की तरफ एक हैनल बनाएगा, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल। अब यहाँ पे चीजें क्या है, ये आ गया हमारा डीसीटी वाला रीजन। इस वाले रीजन में यूरिन है, बस इस वाले रीजन में बस यूरिन ही है इस कंडक्टिंग में, और ये कंडक्टिंग उससे कंडक्टिंग डक्ट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल के यूरेट्रस से यूरेथ्रा में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपकी थी, ये यहाँ तक ये ऑक्सीजनेटेड ही थी। अब यहाँ तक क्या हुआ, ऑक्सीजन कहाँ यूज कर लिया गया, किडनी ने यूज कर लिया, किडनी ने यूज कर लिया, तो अब इसे कैसा बनाना पड़ेगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से जो है चीजें कैसी बन रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड, ये वाली जो है डीऑक्सीजनेटेड करके ये बाहर निकल गई, ये कहाँ जाएगी, लंग्स के पास, ये दिख रही है आपको, ये गई लंग्स के पास, ये लंग्स के पास, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया गया है। ये वाले रीजन को लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। ये यूरिन बाहर निकल रहा है, ये देखिए आर्ट्रियल, ग्लोमरस, बोमेंस कैप्सूल, रेनल ट्यूब, और ये फिर आपका एफर्नल आर्ट्रियोल। ये देखिए, ये जो छोटी 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 शेड्स दिखाई हैं, ये सीव का काम करती हैं, और सारा का सारा जो आपका, पहले तो यहाँ से क्या करेंगी, यहाँ से सारी इंप्योरिटीज को छान लेंगी, उसके बाद यहाँ से क्या करवा देगी, यहाँ से करवा देंगी रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन करवा देंगे उसका। आगे चलते हैं, अल्ट्राफिकेशन, यूरिन हो चुका है, डीसीटी और पीसीटी वाले रीजन में क्या होता है। अब क्या होगा अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी आपकी खराब हो जाए, वर्किंग करना बंद कर दे, अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपने खाने को, अपनी डाइट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपकी किडनी खराब हो जाएंगी। अगर दोनों ही आपकी किडनीज खराब हो जाती हैं, अगर एक किडनी खराब है तो बंदा एक किडनी पर रह सकता है, लेकिन अगर दोनों ही किडनी खराब हो गई हैं, इस वाले केस को बोला जाता है डायलिसिस। डायलिसिस एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं क्या, डायलिसिस। इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, मतलब जो नाइट्रोजन वेस्ट आपका, नाइट्रोजन वेस्ट है वो आपके जो बॉडी है उसी के अंदर रह रहा है, तो ये तो क्या है, ये तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा, तो फिर ये बहुत सारी दिक्कतें करने लग जाएगा, मतलब
जो आपका नाइट्रोजन वेस्ट है वो बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। इसे तो बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि विद पासेज ऑफ टाइम ये तो क्या है, डेथ क्योज भी कर सकता है। तो इस केस में जब एक आदमी की दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं तो उनको एक मशीन के द्वारा उनके जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करवाया जाता है। इसी को बोलते हैं डायलिसिस मशीन। इसमें होता क्या है, किसी भी एक सिंगल हैंड की आर्टरीज से ब्लड को निकाल के उसको प्यूरिफाई करवा के दोबारा से सेम ही साइड हाथ की आर्टरीज के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। जो डायलिसिस है उसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन वाला मैकेनिज्म नहीं होता। वही यही इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है मतलब। और एक्सक्रीशन इम्प्लांट आपने देख ही लिया है कि जो लेंटिसाइडोस्टोमेटा है वहां से डिफ्यूजन करवा देते हैं ऑक्सीजन का, तो जो लीव्स है वो फॉलो हो जाते हैं। जाइलम है जो आपका उसको रेजिन को गलम को स्टोर करके साइड में निकाल देता है। यहाँ तक जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन में जितनी चीजें हमने कवर की हैं वो एनसीईआरटी से 2 टाइम्स है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने ये 4 वीडियोस अगर देखे हैं, 4 नहीं 3 वीडियोस होंगे शायद, 3 वीडियोस अगर आपने ये देखे हैं तो इनमें हमने मोर देन सफिशिएंट चीजें कवर की हैं। अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं तो आपको किसी और नोट्स या किसी भी हेल्प बुक या रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया है। डबल सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन एनिमल, अलग अलग करके हमने इसे पढ़ लिया है। और पूरी तीनों के तीनों वीडियो देखने के बाद आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ब्राइट वाइब्स क्लासेस से आपको मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।